हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सभी? होप सो आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज 27 मार्च को ऑलमोस्ट सभी के सभी कैंडिडेट जो हैं वो फ्री हो चुके हैं। चाहे अगर किसी का बायोलॉजी का एग्ज़ाम था तो बायोलॉजी का एग्ज़ाम भी आज हो चुका है सीबीएसई बोर्ड में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वीएलडीए के एग्ज़ाम को जो दिन बचे हुए हैं आपके पास में 5 मंथ्स का जो टाइम है उसको कैसे इन्वेस्ट किया जाए कि वीएलडीए का एग्ज़ाम आपका क्रैक हो जाए। तो मैं ये जो स्ट्रेटेजी बताऊंगी ये बहुत बढ़िया तरीके से बिल्कुल ब्रेक करके बताऊंगी कि किस सब्जेक्ट को किस टाइप से हैंडल करना है। अगर आप उस हिसाब से तैयारी कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और दूसरी बात ये, बिल्कुल एंड तक देखना वीडियो को, ठीक है। और इसमें आपको और भी अच्छी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले देखो, वीएलडीए 2026 का सिलेबस आप सभी को मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि वीएलडीए 2026, एक तो देखो कुछ बच्चों को पता नहीं है कि वीएलडीए क्या होता है, वीएलडीडी क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस का ही नहीं पता है। तो देखो दोनों सेम चीज़ है। वीएलडीए जो पर्सन वीएलडीए कर रहा है उसको वीएलडीए डॉक्टर बोलते हैं जिसने वीएलडीए कर लिया। लेकिन वीएलडीडी क्या होता है? डिप्लोमा होता है। जो इस डिप्लोमा को करता है उसको क्या बोला जाता है? वीएलडीए बोला जाता है, ठीक है। ये होता है वेटनरी लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट डिप्लोमा, ये होता है वेटनरी लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट असिस्टेंट। समझ गए? ठीक है। तो आज के बाद फोन करके ये तो मत पूछना कम से कम कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पर देखो वीएलडीए 2026 की अगर आप बात करें तो देखो बच्चों, 2024 से लगभग इसका सिलेबस जो है टोटली चेंज हुआ था और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी 2024 से ही चेंज हुए थे। 2024 में लुआस यूनिवर्सिटी, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ने बोला कि भाई कोई भी बंदा जो है वो एलिजिबल हो सकता है, चाहे वो आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे मेडिकल से हो, चाहे नॉन मेडिकल से हो, ठीक है। तो एज लिमिट मिनिमम जो है वो इसके लिए 17 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट भी हटा दी गई। 2024 में सिलेबस आया, क्या आया? साइंस आई 60 नंबर की और मैथ आया कितने नंबर का? सॉरी, मैथ तो आया ही नहीं था। एसएसटी आई कितने नंबर की? 40 नंबर की। तो ये दो ही सब्जेक्ट जो है इंक्लूड हुए। लेकिन 2025 में इन्होंने मौके पे चौका मारा। कैसे? प्रोस्पेक्टस आया। प्रोस्पेक्टस में क्या बोल दिया कि जी साइंस तो कितने नंबर की आएगी? 60 नंबर की आएगी। लेकिन एसएसटी को इन्होंने कर दिया 30 नंबर का और मैथ आ गया इसके अंदर 10 नंबर का। तो अभी तक आपा ये 2026 में एग्जाम अपन ने अभी दिया नहीं है, तैयारी करेंगे तो सिलेबस जो फिक्स मान के चलेंगे यही मान के चलेंगे। लेकिन जब इसका प्रोस्पेक्टस आएगा तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 2026 में ऐसा भी हो सकता है कि अगर साइंस तो देखो फिक्स कर ही रखी है कि 60 नंबर की आए और एसएसटी जो है इसमें 20 नंबर की आ सकती है और मैथ कितने नंबर का आ सकता है? 20 नंबर का आ सकता है। तो आप तैयारी अपनी उसी हिसाब से ही कीजिएगा, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप सब्जेक्ट में इक्वली प्रेफरेंस देनी है, सभी सब्जेक्ट को, साइंस, एसएसटी, मैथ, इन तीनों को आप इक्वली डिवाइड करके चलेंगे और इक्वली इसको मतलब कि अहमियत देंगे भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस को किस टाइप से किया जाए? देखो साइंस की अगर मैं बात करूँ तो कुछ बच्चों का कहना होता है कि सिलेबस जो आएगा वो एचबीएसई बोर्ड वाला आएगा या सीबीएसई बोर्ड वाला आएगा। तो साइंस एचबीएसई बोर्ड की भी और सीबीएसई बोर्ड की भी, दोनों की क्या है? सेम है। तो चाहे आप एचबीएसई बोर्ड से हो चाहे वो आप सीबीएसई बोर्ड से हो, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 10th की साइंस आती है ऑलमोस्ट, ठीक है। ऑलमोस्ट अगर आपने देखा होगा तो ये जो साइंस देखने को मिलती है वो किसकी देखने को मिलती है? 10th की। लेकिन बच्चे कंफ्यूज कहाँ पर होते हैं? बच्चों ने पढ़ रखी होती है थ्योरी, क्योंकि वो +2 में थ्योरी लिखकर आए हुए होते हैं। ऑप्शन टाइप क्वेश्चन तो मेरे को भी पता है कि मोस्ट ऑफ यही सोच के जाते हैं पेपर में कि भाई इधर उधर से ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन लगाना, देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन ये बात सबसे परेशान करती है, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन पे ही आपकी कमांड होनी चाहिए अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आएगा, पेपर आएगा, वो ऑप्शन टाइप आएगा जिसको आप क्या बोलते हो? कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है।
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की डिमांड थोड़ी सी अलग होती है दूसरे एग्ज़ाम से। उसमें आप थ्योरी लिख रहे हो, 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो अगर आपने कुछ गलत भी कर दिया तो आपको ये उम्मीद होती है कि 3 नंबर आ जाएंगे या फिर 2.5 नंबर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता। अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको सर्कल करना होता है, टिक करना होता है। तो इतना बड़ा थ्योरी का पोर्शन होता है, तो उससे वो किसी भी पॉइंट से क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब आपको पता कैसे लगे कि किस हिसाब से अपन ने क्वेश्चन जो है वो करनी है। तो देखो, थ्योरी के लिए मैं आपको यही बात बोलूंगी कि थ्योरी में से एमसीक्यू कैसे निकालने हैं, उससे आपको पता लगेगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस से जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे कि आप कोई भी चैप्टर कर रहे हैं, जैसे कि आपने लाइफ प्रोसेस का चैप्टर किया, 10th क्लास की बायो का फर्स्ट चैप्टर है, तो ये सबसे लेंथीएस्ट चैप्टर भी है साइंस का 10th क्लास का। तो वहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको कम से कम 300 प्लस क्वेश्चन जो हैं इस चैप्टर के प्रैक्टिस होने चाहिए। अब प्रैक्टिस होने का मतलब ये नहीं है कि आपने प्रैक्टिस कर लिया एक बार और उसके बाद में उसको वैसे ही छोड़ दिया, नहीं। इसको कम से कम 4 से 5 बार, जैसे आप थ्योरी की रिवीजन करते हैं वैसे ही क्वेश्चन की भी रिवीजन करेंगे, तभी आपको पता लगेगा कि नेक्स्ट टाइम आप इसमें गलती नहीं करोगे। तभी गलतियों में क्या होगा, आपका सुधार होगा, ठीक है। और अगर वीएलडीए में आपने इस बार सिलेक्शन ले लिया, वो भी लुआस में, तो आपका करियर मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि जी बहुत अच्छा हो जाएगा आगे, ठीक है, लिख के दे सकती हूँ। अच्छा, उसके बाद में देखो, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ये बात बोल रही हूँ कि अपनी एक बुक आने वाली है, वो मैं अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसको हम लॉन्च कर देंगे। बहुत सारे बच्चे कल मेरे पास में मैसेज भी कर रहे थे, मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, उसके नीचे भी बच्चों ने चैट कर रखी थी कि बुक आएगी नहीं आएगी। तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में मैं फाइनली बोल देती हूँ, अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये बुक आपके पास में आ जाएगी, ठीक है। तो आप ऑर्डर कर सकते हो। ऑर्डर करने के लिए ये नंबर है 9812630162, इस नंबर पर कॉल करके आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बुक की ले सकते हो। अब यहाँ पर देखो, मैंने बोला कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इस हद तक जरूरी है कि आप कम से कम मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन आज के टाइम पर क्या होता है कि कहीं ना कहीं नुकसान भी है ऑनलाइन का। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने क्वेश्चन को ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है, उसको करके छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही 2 महीने बीतेंगे, 3 महीने बीतेंगे, महीना बीतेगा, वो क्वेश्चन आपके दिमाग से आउट हो जाएगा। तो उसके लिए करना क्या होता है, जैसे आप थ्योरी की 3 से 4 बार प्रैक्टिस करते हो ना, वैसे ही आपको एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक चैप्टर का आइडियल तरीका यही होता है किसी भी चैप्टर को प्रिपेयर करने का, क्योंकि चैप्टर से ही कंप्लीट सिलेबस बनता है। चैप्टर का आइडिया यही होता है कि आप जितनी भी थ्योरी एक चैप्टर के अंदर पढ़ते हो, उस थ्योरी को बहुत बढ़िया तरीके से कीजिए। थ्योरी के बाद में आपने क्या किया, उस थ्योरी को रिवाइज किया। रिवाइज करने के बाद में आपने उसके क्या लगाए, एमसीक्यू लगाए। एमसीक्यू लगाने के बाद में आपको 40 to 50% चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी जो आपने इस चैप्टर में थ्योरी में रीड नहीं करी। तो आप सोचोगे कि भी मैंने तो थ्योरी पढ़ी थी, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस जो हैं वो अलग से आ रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के लिए। तो बच्चों वो अलग दिखेंगे ही दिखेंगे, उसका सल्यूशन एक ही है कि जो 40 से 50% थ्योरी से अलग डाटा आपको एमसीक्यू में मिल रहा है और मिलता है। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उनको पता है, उन्होंने थ्योरी पढ़ी, चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया सारा, लेकिन फिर भी 40 to 50% क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं जो थ्योरी से अलग होते हैं, ठीक है। उसका सोल्यूशन एक ही है कि जो ये थ्योरी से क्वेश्चन आपको अलग देखने को मिले, जहां पर आपने चैप्टर के नोट्स बना रखे थे उसके नीचे आपको उन पॉइंट्स को स्टार लगाकर मेंशन करना है कि ये जो डाटा है ये मेरे को कहाँ से मिला है, क्वेश्चन प्रैक्टिस से मिला है, ठीक है। अब जब सेकंड टाइम आपने इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की तो मजाल नहीं है कि ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। अब अच्छा, नए क्वेश्चन ट्राई करोगे तो दिक्कत आएगी, तो नए क्वेश्चन को यहाँ पर इसी डाटा में आपने ऐड ऑन करना है। तो एक हद होती है, तो वो हद तक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब वो आप प्रैक्टिस करोगे ना, वो हद को आप कब हद तक कब पहुँच सकते हो, प्रैक्टिस करके ही। तो एक आइडियल तरीका जो मैंने एक चैप्टर का बताया ना, तो ये सारे के सारे सिलेबस का ही यही आइडियल रहता है, आइडियल तरीका रहता है कि आप किसी भी चीज़ को प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके पहले चैप्टर की रिवीजन, चैप्टर की थ्योरी पढ़िए, फिर उसकी 1 से 2 बार रिवीजन कीजिए, फिर उसके एमसीक्यू लगाइए, जो नए चीज़ें, नया सोर्स मिल रहा है आपको, आप उस चैप्टर में ऐड कीजिए,
समझ में आई? तभी बोलते हैं कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए 5 to 6 मंथ जो है वो मिनिमम टाइम होता है, वो आपके पास में अब है। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नीट में उलझ जाएंगे, एकदम से भाई जीनियस डॉक्टर बन जाए हम, एकदम से वो हो जाएगा। तो देखो नीट का एग्ज़ाम तो 2-3 महीनों में बिल्कुल भी क्रैक नहीं होता, आप अपने जो 2-3 महीने हैं वो भी वेस्ट कर देंगे। ठीक है, अगर आप सारा साल नीट के लिए नहीं पढ़े और आप सोच रहे हो कि 2-3 महीनों में भी नीट का एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो भाई नीट का एन भी क्रैक नहीं होता, मैं आपको साफ साफ बात बोल रही हूँ। ठीक है, चलिए उसके बाद में देखो, ये तो बात बता दी मैंने कि भी इस टाइप से जो है वो रिवीजन करते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो मैंने बोला कि साइंस का सिलेबस तो HBSE और CBSE दोनों के लिए क्या है, सेम है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अलग अलग सिलेबस बनाओ अपना। बायोलॉजी का अलग से चैप्टर लिखो कि ये चैप्टर है, ठीक है, और केमिस्ट्री के अलग से चैप्टर लिखो कि ये चैप्टर हैं, और फिजिक्स के अलग से लिखो कि ये चैप्टर बनते हैं। तो पहला मैंने आपको क्या बताया, जब आपने चैप्टर नोट कर लिए तो उसके बाद में पहला स्टेप जो बताया मैंने वो क्या बताया, इनकी थ्योरी करना। ठीक है, थ्योरी करने के बाद में थ्योरी की क्या करना, रिवीजन करना। रिवीजन करने के बाद में क्या करना, MCQ प्रैक्टिस करना। MCQ प्रैक्टिस के बाद में जो MCQ प्रैक्टिस से नए पॉइंट निकले हैं वो इसको यहाँ पर मेंशन करना। ये सबसे स्टैंडर्ड तरीका होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का, और इन्हीं को ही नोट्स बोलते हैं। कि आपने पहले तो चैप्टर के जो बेसिक बातें थी वो नोट्स में ऐड करी, और दूसरी जब वो MCQ प्रैक्टिस से चीज़ें आई वो भी आपने यहाँ पर नोट कर ली। तो फिर चांस नहीं बनते कि भी आपके नोट्स से बाहर जो है वो क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में, ये चीज़ होती है। ठीक है, उसी हिसाब से अब SST की बात करते हो। SST का पोर्शन जो है वो अलग है। कुछ बच्चे जो हैं कुछ किताबें ले रखी हैं भाई उन्होंने, तो थोड़ा सा किताबें जो हैं वो कहीं ना कहीं बच्चे को गुमराह भी कर रही हैं। जैसे कि आपको बुक शॉप्स पे मिल जाती हैं, खास करके हिसार में, तो वहाँ पर क्या है, हरियाणा बोर्ड का डाटा डाल रखा है SST में, खास करके किस में, हिस्ट्री में। जैसे कि अगर किसी किताब में आप नाम नहीं लेना चाहेंगे, आपको दिखे कि हड़प्पा सभ्यता दे रखा है तो इग्नोर कर देना, हड़प्पा सभ्यता चैप्टर नहीं आएगा। इतनी थ्योरी पढ़ के आप कहाँ जाओगे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब कुछ पेपर में नहीं आने वाला है। जो हिस्ट्री का सिलेबस आएगा SST में वो कौन सा आएगा, CBSE बोर्ड का आएगा। ठीक है, जैसे कि नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आती हैं कि मैम ये करें या वो करें। तो देखिए CBSE बोर्ड का आएगा नेशनलिज्म इन यूरोप से आपने स्टार्ट करना है, नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, ग्लोबल वर्ल्ड, प्रिंटिंग प्रेस, ये मेन चैप्टर है हिस्ट्री के। ज्योग्राफी सेम है ऑलमोस्ट, पॉलिटी में 1-2 चैप्टर का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये पोर्शन रहता है, क्योंकि देखिए इसमें आप गलती करते हैं, ये 30 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है जो SST आपको दे रही है। ठीक है, अब लास्ट टाइम की कट ऑफ आप जनरल की क्या देखते हैं, पहली लिस्ट में जनरल में जो कट ऑफ गई थी वो 86, पता नहीं 87 गई थी, आई थिंक 86, और 85 जो पर्सन ले रहा है नंबर, उसके 4th काउंसलिंग में नंबर आए थे, कईयों के नंबर भी नहीं डले होंगे 85 वालों के। तो ये चीज़ है, तो एक एक नंबर इम्पोर्टेंट है। तो इस वजह से कोई भी सब्जेक्ट का सिलेबस तो कम से कम आप पढ़ रहे हैं वो ढंग से पढ़िए। उसके बाद में बात करते हैं मैथ की। तो मैथ आप ऐसे बोल रहे हो कि 10 नंबर का आ रहा है तो वो हमें चैप्टर पता लग जाए कौन से चैप्टर्स में से क्वेश्चन आते हैं। तो भाई इस बार 20 नंबर का भी हो सकता है, मैंने आपको बोल दिया। तो मैथ को आप ऐसे समझ के मत पढ़ना कि 10 क्वेश्चन आने हैं इस चैप्टर को। तो 10th क्लास का मैथ आपको सारा ही करना पड़ेगा, बेसिक से लेकर एडवांस सारा करना पड़ेगा 10th क्लास का। तो देखो ये सिलेबस का आइडिया मैंने आपको दे दिया किस किस टाइप से करना है। मैथ का प्रैक्टिस का तरीका यही है कि मैथ का चैप्टर कीजिए, हर एक टाइप के कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन जो हैं वो प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको एक टाइप जो है वो अच्छे से होगा। मैथ टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट होता है, इसमें आपको शॉर्ट मतलब कि तरीका ढूंढना पड़ेगा कि जिससे ईजीएस्ट वे में आप क्या कर सके, सम को सोल्व कर सके। तो ये सारी की सारी चीज़ें रहेंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि भाई कोई डाउट है, मैंने तरीका बता दिया आपको तैयारी करने का, यही है, सिलेबस बता दिया कि यही आता है। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट है तो 9812630162 पे कॉल कर सकते हैं। और अपना ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैच जो है वो चल ही रहा है, रनिंग में है, तो आप इसकी भी इंफॉर्मेशन इस नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। अपनी एप्लीकेशन है 360 जॉब टारगेट के नाम से, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने डाल रखा है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।